हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सिड और आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 42। वंश की रिपोर्ट्स आने के बाद निशी उसके साथ डॉक्टर से मिली। वंश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और चेहरा बुखार से लाल हो रहा था। डॉक्टर ने वंश के रिपोर्ट्स को देखे और कहा, इनको वायरल फीवर है। मैंने दवाई लिख दी है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। निशी ने फाइल लेते हुए कहा, इनका ख्याल रखिए, इन्हें थोड़ी केयर की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा और अपने काम में लग गया। निशी ने वंश की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। वंश ने निशी का हाथ थामा और कैबिन से बाहर चला आया। निशी वंश को लेकर क्लिनिक से बाहर चली आई। बाहर नारियल पानी था। निशी को डॉक्टर की कही बात याद आई। उसने वंश को स्कूटी के पास रुकने को कहा और खुद नारियल पानी लेने चली गई। कुछ देर बाद निशी हाथों में एक नारियल लेकर वंश की तरफ आई और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या तुम नहीं पियोगी? वंश ने नारियल पानी लेते हुए पूछा। नहीं, ये तुम्हारे लिए है, तुम पियो, निशी ने कहा। वंश की बात सुनकर निशी ने कहा, लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर मैं यहाँ क्यों रुकूं? किसने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, वंश ने एकदम से कहा। निशी ने सुना तो खुशी से उसका दिल धड़क उठा। वो वंश के थोड़ा पास आई और कहा, सच में? अब तुम ऐसे पूछोगी तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? वंश ने शर्माते हुए कहा। निशी उसकी बेचैनी भांप गई और कहा, ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई बकवास की तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। प्रॉमिस एंड थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो, वंश ने खुश होकर कहा। निशी उसके सामने पड़े सोफे पर आ बैठी और कहा, अच्छा चलो, तुम मुझे अपनी और मुन्ना की दोस्ती के बारे में बताओ। वंश ने मुन्ना का नाम सुना तो उदास हो गया और कहा, मुन्ना, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, लेकिन जब से मेरा फ़ोन ख़राब हुआ है मेरी उससे बात ही नहीं हो पाई। अगर उसे पता होता मैं बीमार हूँ तो वो कहीं भी हो मेरे पास पहुँच जाता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मुन्ना के बारे में बात करते करते वंश इमोशनल हो गया और निशी पहली बार वंश का ये नया रूप देख रही थी। बनारस, शिवाला। मुरारी सुनो, बहुत हो गया मजाक। अब ये सोचो अनु को कैसे मनाना है। देखो मामला गंभीर है और फिर कुछ दिन बाद मुन्ना की सगाई भी है। जब घर के बड़े ही ऐसे एक दूसरे से नाराज़ होंगे तो बच्चों का क्या होगा? हमारी बात मानो और अनु से जाकर माफ़ी मांग लो। हाथ जोड़ने पड़े जोड़ लो, पैर पकड़ने पड़े पकड़ लो, जो करना पड़े करो, लेकिन हमारी साली साहिबा को मनाओ यार। शिवम ने अपनी बगल में बैठे मुरारी से कहा। शिवम का घर, बनारस। बड़ी माँ, ये सामान कहाँ रखे? मुन्ना ने घर में आते हुए कहा। अरे मुन्ना, तुमने अकेले ये सब क्यों उठाया है? लाओ थोड़ा हमें दे दो, हम रख देते हैं, सारिका ने मुन्ना की तरफ आते हुए कहा। कोई बात नहीं बड़ी माँ, ये हम रख देते हैं, कहते हुए मुन्ना सारिका के साथ गेस्ट रूम की तरफ चला आया। मुन्ना ने वहाँ हाथ में पकड़े बैग्स रखे और फिर बाहर पड़ा दूसरा सामान लेने चला गया। मुन्ना बाकी सामान अंदर लेकर आया और उसे भी गेस्ट रूम में रख दिया। ऐसा करते हुए मुन्ना का शर्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया। सारिका ने देखा तो कहा, तुम्हारा शर्ट ख़राब हो गया, एक काम करो, तुम वंश के कमरे में जाकर बदल लो। वंश के कुछ कपड़े अभी भी रखे हैं कबर्ड में। वो हम बाद में कर लेंगे बड़ी माँ, पहले आप हमें ये बताएं
ये इतना सामान और कपड़े किस लिए? मुन्ना ने सारिका के साथ बाहर आते हुए कहा, ये सब तुम्हारी होने वाली दुल्हन के लिए है। सगाई के लिए इंदौर जा रहे हैं ना, तो क्या खाली हाथ जाएंगे? सारिका ने कहा। नहीं, लेकिन इतना सब? मुन्ना ने पूछा। तुम नहीं समझोगे मुन्ना, लड़कियों को सजने संवरने का कितना शौक़ होता है, और वो भी तब जब उनकी नई नई सगाई हुई हो। अब अनु और मुरारी के बीच तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो उन्हें तो फुर्सत है नहीं ये सब करने की। इसीलिए हमने और आई ने सोचा हम ही अपनी पसंद से ये सब खरीद ले। सारिका ने कहा तो मुन्ना सारिका के चेहरे की तरफ देखने लगा। क्यों मुन्ना, क्या हमें तुम्हारी दुल्हन के लिए ये सब खरीदने का हक नहीं है? सारिका ने मुन्ना की तरफ देखते हुए पूछा। मुन्ना ने सारिका के हाथों को थामा और कहा, बड़ी माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको माँ से भी पहले हक है हमारे हक में बोलने और फैसला लेने का। हम खुशनसीब हैं कि महादेव ने हमें 2 माँ का प्यार दिया। आपने गौरी के लिए जो पसंद किया है वो सब बेस्ट ही होगा, हम जानते हैं। आई बाबा के बाद आप इस घर में बड़ी हैं, आपका फैसला सरहाकों पर। बस तुम तो हमें इमोशनल ही कर दोगे। हम तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं, तब तक तुम जाकर शर्ट बदल लो। सारिका ने अपनी आंखों के किनारे साफ करके कहा। मुन्ना मुस्कुराया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वंश के कमरे में आकर मुन्ना के कदम ठिठके। वंश के मुंबई जाने के बाद आज मुन्ना पहली बार वंश के कमरे में आया था, और वंश के बिना ये कमरा वीरान लग रहा था। अरे भैया, वो हमारी माफ़ी सुने तब ना, अनु कचू सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो बस जिद पकड़ ली है वो डायमंड सेट को लेकर जो उर्वशी खरीदी है, मुरारी ने कहा। अरे तो फिर मैटर ही सॉल्व है ना मुरारी। वो डायमंड सेट ले जाकर अनु को दे दो और कहो कि ये तुम उसके लिए ही बनवाए हो। हमको यकीन है अनु भी पिघल जाएगी और तुमको माफ़ भी कर देगी। शिवम ने कहा। डायमंड सेट ले जाकर दे दो। अरे पूरे 2.5 लाख का है वो सेट। का हमारी किडनी बिकवाओगे का भैया सेट के चक्कर में? मुरारी ने अपनी आंखों को बड़ा करके कहा। देखो मुरारी, जितना बड़ा कांड तुम किए हो ना, ओ के सामने जे 2.5 लाख तो कुछ भी नहीं। और फिर पैसे जा कहाँ रहे हैं? घूमकर घर में ही तो आ रहे हैं ना। तो फिर थोड़ी जेब ढीली करो और अनु को मनाओ। शिवम ने कहा। हाँ समझ गई भैया, जे सब में हर बार हमरी ही लंका लगनी है, मुरारी ने रुआंसा होकर कहा। जब इतने समझदार हो तो काहे बाहर के मटर पनीर के पीछे भागते हो? घर की दाल फ्राई में खुश रहो हमरी तरह, शिवम ने कहा और सामने देखने लगा। मुरारी शिवम को देखने लगा और मन ही मन कहा, जे उम्र में मटर पनीर खाने के लिए दांत सलामत रहेंगे तब ना। शिवम ने मुरारी की तरफ देखा और कहा, अबे इतना काहे सोच रहे हो मुरारी? खरीद लो, तुम्हारी प्राइवेट बीवी है, सरकारी थोड़ी है। शिवम की बात सुनकर मुरारी भी मुस्कुरा दिया और फिर दोनों उसी शोरूम की तरफ चल पड़े जहाँ से ये सब तमाशा शुरू हुआ था। मुन्ना वंश के कमरे में पड़े उसके सामान को छूने लगा और कहा, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। इतने दिनों से तुमने हमें फ़ोन भी नहीं किया, और हम जब फ़ोन करें तो तुम्हारा नंबर आउट ऑफ रीच आता है। इतना भी कोई नाराज़ होता है क्या अपने बड़े भाई से? हाँ 25 मिनट बड़े हैं तुमसे, लेकिन है तो तुम्हारे भाई ही ना। सच में तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ आने का भी मन नहीं करता। यहाँ क्या, कहीं जाने का मन नहीं करता। कहते हुए मुन्ना कबर्ड के सामने आया। उसने कबर्ड खोला, उसमें से रखी वंश की शर्ट निकाल ली। शर्ट पहनने से पहले मुन्ना ने उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ा
और अपने नाक से लगा लिया। वंश के डियो की हल्की हल्की महक उस शर्ट से आ रही थी। मुन्ना ने उसे पहना और बटन बंद करते हुए शीशे के सामने चला आया। बटन बंद करते हुए मुन्ना की नज़र शीशे पर लिखे आई थिंक यू आर क्यूट चिरकुट लिखा था। अच्छा, तो उस दिन हमसे ये छुपाया जा रहा था। फिर जब हम निशी की बात करते हैं तो तुम चिढ़ क्यों जाते हो? खैर, इसीलिए तुम्हें मुंबई जाकर अपने भाई की याद नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ तुम्हें मिस चिरकुट निशी जो मिल गई है। मुन्ना बड़बड़ाया। मुन्ना, सारिका ने आवाज़ दी तो मुन्ना नीचे चला आया। सारिका ने देखा वंश का शर्ट मुन्ना को थोड़ा सा ढीला था पर अच्छा लग रहा था। सारिका ने मुन्ना को चाय दी और कहा, वंश तो मुंबई जाकर ऐसा बिजी हो गया है कि पूछो मत। कल हमारी बात हुई, तब कह रहा था कि वो शूटिंग में बिज़ी रहता है तो वक्त नहीं मिलता। उस पर कुछ दिन से उसका फ़ोन भी ख़राब हो चुका है, तो पता नहीं किसी और के फ़ोन से हमें फ़ोन किया था। उसकी आवाज़ से तो लग रहा था वो बीमार है, लेकिन वो हमें सही बात बताता कब है। खैर, तुम्हारी उससे बात हुई क्या मुन्ना? इस बार उसका फ़ोन आए तो उसे थोड़ा समझाना, अपना थोड़ा ख्याल रखे। वहाँ वो अकेला है, उसका ख्याल रखने वाला कौन है? तुम्हारी बात सुनता है वो, तो तुम ही उसे कहना। अगर हमने बड़ी माँ से कहा हमारी वंश से बात नहीं हुई है तो वे परेशान हो जाएंगी। हमें झूठ बोलना पड़ेगा। माफ़ करना महादेव। मन ही मन खुद से कहते हुए मुन्ना ने सारिका से कहा, हाँ बड़ी माँ, हमारी रोज़ बात होती है, हम उसे समझा देंगे, आप चिंता ना करें। तुम्हारे होते वंश को लेकर चिंता हमें कभी हो भी नहीं सकती मुन्ना। आखिर तुम उसके बड़े भाई जो हो। सारिका ने कहा और किचन की तरफ चली गई, लेकिन मुन्ना को बेचैन कर गई। वंश का फ़ोन ख़राब है और वो बीमार है सोचकर ही मुन्ना का मन उससे मिलने के लिए तड़पने लगा। उसने मुश्किल से चाय हलक से नीचे उतारी और वहाँ से घर के लिए निकल गया। सॉरी गाइस, कुछ दिनों से तबीयत ठीक ना होने के कारण गला थोड़ा सा ख़राब है, तो असुविधा के लिए खेद है। हम जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ मैं तेरी हीर। बाय बाय।